हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट पॉइंट। आई एम भावना भारद्वाज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। मींस क्या क्या फैक्टर्स रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के फैक्टर्स दे रखे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। तो दोनों ही कुछ सब पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब सब फैक्टर्स दे रखे हैं। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के पढ़ेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब होता है कि फर्म और ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, कंपनी है, फर्म्स है, ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाहर से जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब बाहर से जो भी फैक्टर, बाहर के मतलब गेट आउट ऑफ द फर्म, मतलब गेट के बाहर जो फैक्टर्स हैं वो हमें जो अफेक्ट कर रहे हैं उनको एक्सटर्नल फैक्टर बोला जाता है, बाहरी फैक्टर्स। तो पहला है नेचर ऑफ कंपटीशन फॉर अ ह्यूमन रिसोर्स। इसमें लिखा है नेचर ऑफ कंपटीशन फॉर अ ह्यूमन रिसोर्स डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच टूवर्ड्स द रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कहने का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स कंपटीशन कहीं ना कहीं एक हद तक रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच को डिसाइड करता है। नेचर ऑफ कंपटीशन मीन्स जिस पोस्ट की ऑर्गेनाइजेशन की ने वैकेंसीज निकाली है उसके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने आए हैं। इससे पता चलता है कि नेचर ऑफ कंपटीशन एचआर के लिए क्या है। दूसरा है लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स का मतलब है कि जो भी अधिनियम बने हुए हैं, अधिनियम मतलब प्रोविजंस बने हुए हैं, जो भी लॉ ऑफ कंडक्ट कह रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि कुछ जैसे कि प्रोविजंस, कुछ एक्ट्स होती हैं। एक एक्ट है चाइल्ड लेबर एक्ट, तो उसके अधिनियम होते हैं, कुछ उसके एजम्पशंस होते हैं, हमें उन पर चलना होता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें वैकेंसीज पोस्ट करनी होती है। तो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि इतनी एज का मस्ट होना चाहिए पर्सन। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं फैक्टर्स हमें अफेक्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है देयर आर वेरियस लीगल प्रोविजंस विच अफेक्ट द रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वेरियस एक्ट्स विच provide the restriction to free recruitment are Child Labor Act 1986, Employment Exchange Act 1949। कहने का मतलब है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन लिखा है। प्रोहिबिशन का मतलब है कि एकदम से रोक दिया, रिस्ट्रिक्ट कर देना, और रेगुलेशन का मतलब है रेगुलेट कर देना। तो ये क्या कह रहा है, मैनी लीगल प्रोविजन जो कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ को अफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे एक्ट्स को, जो चाइल्ड लेबर है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रेट है, उसको प्रोहिबिटेड और रेगुलेट होते हैं। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है कि क्या रेट है हमारा, मतलब परसेंटेज क्या है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वो किस तरीके से अफेक्ट करता है। एक्सटर्नल फैक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट का वन ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट टू ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, वेदर द इकोनॉमी इज ग्रोइंग और नॉट इट रेट। When the company is not creating job, there is often the oversupply of qualified labor, which is turn lead to unemployment। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी अफेक्ट करता है क्योंकि रिक्रूटमेंट से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता है। समझ रहे हैं, रोजगार बढ़ता है और बेरोजगारी घटती है। साथ ही ग्रोइंग रेट ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट का है वो भी इफेक्ट करता है। इसमें कंट्री की इकोनॉमी भी इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज नेशनल इनकम कैसे मेजर की जाती है, जीडीपी जो है हमारी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है इन चीज़ों से। क्यों करती है, क्योंकि मेरी इनकम, मेरी फैमिली की इनकम, मेरे स्त्री की इनकम, मेरे मोहल्ले की जो इनकम है उससे मेरी ऐसे होता है कि एक पर्सन की इनकम, जैसे कि मेरी इनकम, मेरी फैमिली की इनकम, मेरे टाउन की इनकम, मेरी सिटी की इनकम, देन मेरी डिस्ट्रिक्ट की इनकम, फिर उसके बाद क्या होता है, एक क्या कहते हैं, मेरे स्टेट की इनकम, देन जाके जब बनती है इंडिया की इनकम। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारी जो नेशनल इनकम है वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। तो इस तरीके से बेरोजगारी का जो रेट है वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि कोई पर्सन है, इंजीनियर है, अब उसको इंजीनियर की जॉब नहीं मिल रही है तो वो खाली बैठा हुआ है। जैसे ही इंजीनियर की वैकेंसीज निकलती हैं वो फिल हो जाती है और उसको जॉब मिल जाती है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट था वो डिक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारा वो पॉजिटिव आएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से फिर पॉइंट देखते हैं लेबर मार्केट। लेबर मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे कंसल्टेंसीज के थ्रू हम रिक्रूटमेंट करते हैं। तो रिक्रूटमेंट में इसमें लिखा है एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस टू बी कम्युनिटी वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड विल इन्फ्लुएंस द रिक्रूटिंग एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उस जगह की एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो लोकेटेड है, वहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ की जो कम्युनिटी है, वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है इस चीज़ से, एम्प्लॉयमेंट से इफ़ेक्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि मैन पावर एक तरीके से सरप्लस साबित होता है क्योंकि वहाँ के जो लोकल पर्सन है उनको हायर करना ईजी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है लेबर मार्केट हमारा। मान लीजिए सिटी के बाहर हमारी एक लोकेशन है जहाँ पे हम लोगों ने क्या कहते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को इस्टेब्लिश किया है, लोकेट किया है। तो वहाँ उस एरिया की जितनी भी लेबर कास्ट होगी उसको हम जॉब प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इजी हो जाएगा क्योंकि चीप रेट ऑफ बेसिस में मिल जाएंगे। साथ ही वहाँ के लोगों को भी ज़रूरत है इस चीज़ की, जॉब की, तो वो भी फिल होगा। तो कहीं ना कहीं लेबर मार्केट भी हमारा इफ़ेक्ट करता है। अभी इंटरनल फैक्टर्स देख लेते हैं, तो एक एक करके इंटरनल फैक्टर्स समझ लेते हैं। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कंपनी है या फर्म है या इंडस्ट्री है जो भी है, उसके अंदर जो भी फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से रिक्रूटमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशनल इमेज, जी, गुडविल। यहाँ पे बात हो रही है गुडविल की। तो गुडविल कैसे इफ़ेक्ट करती है? ऑर्गेनाइजेशनल इमेज इज़ अ perceived by the prospective candidates is an important factor for affecting personnel for a selection। समझे आप इस बात को? मैं समझाती हूँ। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन इमेज कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है और चूज करने में हेल्प करता है। अब देखिए सपोज दैट टाटा की इंडस्ट्री में हमारे लिए वैकेंसी निकली है। टाटा नाम से ही ब्रांड है, रिलायंस नाम से ब्रांड है, टीसीएस नाम से ही ब्रांड है, इन्फोसिस नाम से ही ब्रांड है। तो क्या होता है, एक गुडविल इमेज होती है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज उससे अट्रैक्ट होता है, कैंडिडेट जो होता है एप्लीकेंट। सेकेंड पॉइंट है टाइप ऑफ पर्सोनल टू बी रिक्रूटमेंट। इसमें लिखा है रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज फॉर अ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट डिपेंड ऑन अ टाइप ऑफ पर्सोनल टू बी रिक्रूटेड। कहने का मतलब है टाइप ऑफ पर्सोनेल का मतलब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के लिए यूज हुआ है। टू बी रिक्रूटेड यहाँ पे लिखा है रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ के सोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान पहले एम्प्लॉयज़ के साथ के टाइप पर डिपेंड होती है। मतलब कि एक टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज है, मतलब हमें एक इंजीनियर की पोस्ट निकालनी है तो हमें इंजीनियर को ही हायर करना होगा, उस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करता है। थर्ड पॉइंट है रिक्रूटमेंट पॉलिसी। द रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स। कहने का मतलब है कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है, ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेसिफाइड करती है, ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाइड करती है और रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करती है। एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जाता है, रिक्रूटमेंट प्रोग्राम कैसे होगा, क्या होगा, तो इसमें रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। उसमें क्या होता है कि एक पेपर वर्क कर लिया, पेपर पे रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना ली, उससे ये होता है कि कब हमें वैकेंसीज निकालनी है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमें क्या रखना है, ठीक है, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ें उस रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ में होती हैं। अब फोर्थ पॉइंट है कॉस्ट फैक्टर। ये भी इंटरनल फैक्टर है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट भी कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट पे इफेक्ट करती है। तो कैसे इफेक्ट करती है पढ़ लेते हैं। रिक्रूटमेंट इनकर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन ट्राई एम्प्लॉय the sources of recruitment which will bear a lower cost of recruitment to the organization for each candidate। कॉस्ट एम्प्लॉयर को रिक्रूटमेंट कॉस्ट ज़्यादा ना सहनी पड़े, इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट सोर्सेस लाइक कंसल्टेंसी के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एम्प्लॉय की रिक्रूट करने की जो कॉस्ट है वो
कम की जाए, मतलब कम कर सकें हमको। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं कि किसी कंसल्टेंसी के से वो क्या कहते हैं टाई अप कर लेती हैं, और कंसल्टेंसी उनके लिए रिक्रूटमेंट का काम करती रहती है, मतलब उनकी वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग करती रहती है रिज्यूम्स की, जो भी उसके पास रिज्यूमे आ रहे हैं, और उनको एक इन्वेंट्री करके उनको प्रोवाइड करती रहती है। इससे क्या होता है कि कंपनीज बार बार रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स नहीं रख सकती पर एम्प्लॉय के लिए उसकी कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्ट करेगी, इसलिए वो कंसल्टेंसी के थ्रू रिक्रूटमेंट करना पसंद करती है। तो ठीक है, आपको इंटरनल फैक्टर्स आई होप समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी लेने वाली हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फर्दर वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।